हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने रेड डेटा बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक और पार्ट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। इसके आगे का पार्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करके हम अपनी जितना भी नेचुरल फ्लोरा फोना है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। क्लियर? तो बेटा लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट कि फर्स्ट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेशन मीन्स to keep safe, whereas the preservation means to maintain the environment as it is। ठीक है, तो बेटा कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना, उसको सेफ रखना। और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसको बनाए रखना, मेंटेन करके रखना। क्या है? प्रिजर्वेशन। ठीक है, वेरियस step which can help in protecting and conserving our environment। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेफ रखना उसको, ठीक है, बचाना ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि जिस कंडीशन में वो है अभी उसी कंडीशन में उसको मेंटेन करके रखना। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं बेटा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, हम लिखेंगे इसके बाद में पॉइंट्स की फॉर्म में। पहले इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसको रफ करते हैं, आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद लिखते हैं बेटा क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। तो लिखते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए हमें? proposed steps to protect wildlife are, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं बेटा हम? ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, जो यूजफुल एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं यूजफुल, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए बेटा। उनके लिए कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए, ठीक है, उनके लिए कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए। इसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ critical
habitat for the growth and multiplication of animal and plants। ठीक है, इसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है बेटा आपको? 1 मिनट, ठीक है, दिख रहा है? थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, हमने लिखा कि कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है। हमने देखा बेटा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको सेफ रखना, ठीक है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि उसको जिस कंडीशन में है वो अभी एट प्रेजेंट उसी कंडीशन में एज इट इज मेंटेन करके रखना। अब हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या है, कैसी स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमने कि प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत सारे प्लांट हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स धीरे धीरे जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते जा रहे हैं, ठीक है, और ये एक टाइम बाद एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट एंड फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व करना चाहिए उनकी क्रिटिकल हैबिटेट के साथ में। अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन के थ्रू सपोज, तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ या फिर मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट होगी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो होगी इनकी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी बेटा, इनके स्पीसीज जो है वो कम होते जाएंगे और एक टाइम पे ये जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट से। इसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। अब बेटा काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे, इन सब नेचुरल रिसोर्सेज को अगर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो एक टाइम बाद क्या होगा, ये जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स ये हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो इनका यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए कि कितना यूज करना है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, कुछ और पॉइंट लिखते हैं इसके साथ में ही हम, इसके बाद आगे ही आप बाकी के पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए। कुछ और स्टेप्स हैं, जैसे हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। जो हंटिंग है शुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड, या तो उसके ऊपर कोई एक रेगुलेट करने वाला प्लान होना चाहिए बेटा, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए,
ठीक है, जब जरूरत हो तब उस की हंटिंग करना चाहिए, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए हंटिंग। हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज should be restricted in breeding season। ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट है बेटा जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं या फिर जिनके नंबर हमारे नेचर में कम है, तो ऐसे एनिमल्स का जिस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होता है, जिस टाइम पे वो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने स्पीशीज को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, तो उस सीजन में हंटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, इनकी हंटिंग नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है बेटा, हमें एयर, वाटर और लैंड का भी मैनेजमेंट करना चाहिए, इनको भी पॉल्यूट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बेटा एयर, वाटर और लैंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर और लैंड और एयर, ये सब क्या है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। इसी की वजह से जो बायोस्फीयर है वो उसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। ठीक है, एयर के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वाटर के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और लैंड के बिना कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, तो हम फूड के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी तो उसके बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे बेटा, जैसे हंटिंग जो है वो एक रेगुलेटेड मैनर में होनी चाहिए बेटा, या फिर रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, जब उसकी नीड हो तभी हंटिंग की जानी चाहिए। इसके बाद है बेटा हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन में जो एनिमल्स हैं उनको किल नहीं करना चाहिए, उनकी हंटिंग नहीं की जानी चाहिए बेटा, है ना। और वैसे भी नॉर्मली भी जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके नंबर काफी कम है, तो उनको नहीं मारना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, जो कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है बेटा ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो हमारा, ठीक है बेटा, जो लिथोस्फीयर और जो हाइड्रोस्फीयर, ये सब, और जो एयर है बेटा, ये सब मिलके क्या बनाती है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो हमें इनका भी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो हैं इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा इसमें ए पॉइंट डाल के लिखेंगे हम, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है बेटा, दीज स्ट्रेटेजीज
deals with the conservation living resources through their maintenance with their natural habitat। ठीक है, तो इन सिटू यू है बेटा ये, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं बेटा इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल जो कि लिविंग रिसोर्सेज है, इनको इन्हीं के हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये सेफ रह सके बेटा, ठीक है, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। These include an extensive protected areas such as national park, biosphere reserve, sanctuaries and फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हम फॉलो करके, है ना, कौन से हम प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको या तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो these strategies deal with the conservation of living resources through their maintenance within their natural habitat। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको नेचुरल हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर आते क्या क्या है, तो दीज इंक्लूड एन एक्सटेंसिव प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होते हैं बेटा, नेशनल पार्क में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर भी ऐसा ही होता है बेटा, सेंचुरीज भी इसके अंदर आता है और साथ ही साथ फॉरेस्ट रिजर्व भी इसी के अंदर आता है इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। कई बार आपको ऑप्शन में दे देता है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक आपने लिख लिया। इसके आगे चलते हैं, हम लिखते हैं नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखना बेटा नेशनल पार्क। These are protected areas which are strictly reserved for the betterment of
betterment of the wildlife. ठीक है, these are protected areas which are strictly reserved for the betterment of the wildlife. तो नेशनल पार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है. In these areas, human activities such as grazing, cultivation and are not permitted. ठीक है, these are protected areas which are strictly reserved for the betterment of the wildlife. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल पार्क उससे होते हैं बेटा. नेशनल पार्क होते हैं. ठीक है, तो नेशनल पार्क किस लिए होते हैं बेटा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन दीज एरियाज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग भी अलाउ नहीं होती है बेटा, यहाँ पर एनिमल्स की ग्रेजिंग नहीं की जा सकती. कल्टीवेशन, खेती भी नहीं की जा सकती यहाँ पर. ठीक है, साथ ही साथ फॉरेस्ट्री भी यहाँ पर परमिटेड नहीं होती. तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, ना ही आप कटिंग कर सकते हैं फॉरेस्ट के प्लांट्स की, है ना ही आप हंटिंग कर सकते हैं. तो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं बेटा. यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स दोनों को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इन्हें बोलते हैं हम नेशनल पार्क. कुछ नेशनल पार्क के एग्जाम्पल लिखेंगे इसके बाद हम, जो कि इंडियाज में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के हम एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं. तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, रफ करते हैं इसको बेटा. लिखते हैं कुछ नेशनल पार्क. सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के हम एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा. तो जैसे है फर्स्ट कान्हा. ठीक है, और कान्हा किस जगह लोकेटेड है बेटा, तो मध्य प्रदेश. कान्हा कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में. इसके बाद है बेटा कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो उत्तराखंड. सिंपलीपाल ये लोकेटेड बेटा उड़ीसा में. ठीक है, फोर्थ बांदीपुर ये लोकेटेड है कर्नाटका में. फिफ्थ रणथंबोर ये राजस्थान. ठीक है, सिक्स्थ बेटा गिर जो कि गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, और एक और लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं बेटा 7th नंबर पे काजीरंगा जो कि असम में लोकेटेड है. ठीक है, तो कुछ नेशनल पार्क के हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, जो कि
इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया के, जिनका कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कान्हा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। सिम्पलीपाल जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद बांदीपुर जो कि कर्नाटका में है। रणथंभौर जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। गिर गुजरात में लोकेटेड है। और इसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की लिस्ट है। हमने देखा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। तो हम फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, तो वो है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया बेटा कि नेशनल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में, नेचुरल फ्लोरा फोना के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है। और हमने साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि कई बार आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं कि कहाँ लोकेटेड है ये। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज की क्लास में इतना ही पार्ट देखा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।